Hello students, the first chapter of history has been completed by me. You are the students of class 9 and the first chapter of history of class 9. Name of the chapter was French Revolution. Had been completed. And now I am going to start second chapter, history subject class 9. Second chapter, the name of second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. You can see here. This is the second chapter. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism means समाजवाद. Socialism in Europe यानी यूरोप में समाजवाद. And the Russian Revolution और रशियन रिवॉल्यूशन मीन्स रूस की क्रांति. सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन मीन्स यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति. द एज ऑफ सोशल चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. द एज ऑफ सोशल चेंज. द एज ऑफ सोशल चेंज मीन्स सामाजिक परिवर्तन का युग. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं एक शक्तिशाली विचारधारा के बारे में, और वह शक्तिशाली विचारधारा था स्वतंत्रता की विचारधारा और समानता की विचारधारा. आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ इक्वलिटी. एंड दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और फ्रांस की क्रांति के बाद यह विचारधारा पूरे यूरोपीय देशों में फैल गया. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर. फ्रांस की क्रांति ने उन सारी संभावनाओं को खोल दिया जिसमें यूरोपीय देशों के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता था और फ्रांस के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता था. तो सारे परिवर्तनों की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए. एज यू हैव रेड बिफोर द 18th century, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 18th century के पहले जो समाज जो था फ्रांस का समाज या यूरोपीय देशों का समाज, वह अलग अलग सोशल ग्रुप में बटा हुआ था. Divided into state and order and it was the aristocratic and church which control economic and social power. और उस समय जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो लोग थे, जो वेल्दी और एजुकेटेड लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उनका और चर्च में जो प्रीस्ट यानी फादर लोग जो थे, पादरी जिनको हम लोग कहते हैं, उनका जो है इकोनॉमिक पर यानी फ्रांस की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर और वहां की सोशल पावर, सामाजिक शक्तियों पर उनका नियंत्रण था. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस.
लेकिन क्रांति के बाद इनका वर्चस्व, इनका जो डोमिनेशन था, इनका जो कंट्रोल था इकोनॉमिक सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमिक के ऊपर, वो कंट्रोल में परिवर्तन हुआ, वो नियंत्रण में परिवर्तन हो गया। ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग और चर्च में जो क्लर्जी क्लास के लोग थे, इनका जो देश की अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था पर और समाज पर जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल कमजोर हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद। वो उनका नियंत्रण नहीं रहा। It seemed possible to change this. Suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. और अचानक जो है फ्रांस की क्रांति के बाद ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. विश्व के विभिन्न भागों में, जिसमें यूरोप और एशिया शामिल हैं, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड। तो व्यक्ति के अधिकारों की नई विचारधाराएं एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस्ड। व्यक्ति की अधिकारों की विचारधाराएं जैसे इंडिविजुअल राइट्स के संबंध में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब इंडिविजुअल राइट्स के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइफ, ये सब इंडिविजुअल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो इन अधिकारों को प्रदान करने की बात होने लगी। और कौन जो है समाज को नियंत्रित करेगा, सोसाइटी को नियंत्रित करेगा, इसके लिए भी नई विचारधाराएं यूरोपीय और एशियन देशों में नई विचारधाराएं आने लगी। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेट्स द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। फ्रांस की क्रांति से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के विषय में जो विचारधारा यूरोपीय देशों में फैला था, वो एशियाई देशों में भी फैल गया। भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जैसे सोशल रिफॉर्मर और थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर पैदा हुए, और इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर्ड होकर और आइडिया ऑफ लिबर्टी को और डेमोक्रेटिक राइट्स को भारत जैसे देशों में लागू करने की बात। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। ये औपनिवेशिक देश, जो किसी खासकर एशिया अफ्रीका के देश जो यूरोपीय पावर्स के गुलाम थे, इंग्लैंड फ्रांस जैसे देशों के गुलाम थे, इन औपनिवेशिक देशों में, इन कॉलोनी कंट्री में भी ये आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। अब यह सामाजिक परिवर्तन का कारण बना इन देशों में। नॉट एवरीवेयर इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सिर्फ यूरोप, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। न सिर्फ यूरोप का हर एक व्यक्ति समाज में एक परिवर्तन चाहता था। Responses varied from those who accepted that some changes was necessity but wished for a gradual shift to those who wanted to structure society radically.
वो समाज का ऐसा वर्ग जो परिवर्तन को धीरे धीरे, जो ये चाहता था कि समाज में तो परिवर्तन हो, परंतु धीरे धीरे, और वह भी चाहने लगे कि एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण हो। सम वेयर कंजर्वेटिव, खास तौर से मैं कंजर्वेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ जो पहले सोशल चेंजिंग के विरोधी थे, जो किसी भी प्रकार के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजिंग के विरोधी थे, जो मोनार्ची सिस्टम में विश्वास करते थे। ऐसे कंजर्वेटिव्स वेयर पीपुल हु ट्रस्टेड इन मोनार्ची सिस्टम and who didn't want any social, political and economical change. They believed in old tradition, old culture and old custom. Those people were called conservative. तो ऐसे लोग मोनार्ची सिस्टम में विश्वास करते थे, प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाजों में विश्वास करते थे, और ये किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। What did these terms really mean in the context of time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. अब मैं बात कर रहा हूं लिबरल्स का। लिबरल्स वेयर अगेंस्ट मोनार्ची सिस्टम। दे वाज इन द फेवर ऑफ वन नेशन स्टेट एंड दे वांटेड ए रिपब्लिकन कंट्री। लिबरल्स वेयर दोज पर्सन्स who wanted a republic country. They were against monarchy system. And they also were in the favor of universal adult franchising, but on certain conditions. As far as the matter of radical, they wanted a sudden change in the society. Radicals wanted a sudden social, political and economical change in the society. These were the differences between conservatives, radicals and liberals. We will look briefly at some of the important political traditions of late 19th century and see how they influence change. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. हम लोग इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं के विषय में अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने परिवर्तन को प्रभावित किया। और इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं पर, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर विच देयर वेयर अटेम्प्ट ऑन ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिससे समाज में एक सडन चेंज हुआ, एक अचानक परिवर्तन हुआ। और उस ऐतिहासिक घटना को पढ़ने के लिए हमें रशियन रिवॉल्यूशन की घटना को पढ़ना होगा। और रशियन रिवॉल्यूशन की घटना से हम जानेंगे कि किस प्रकार से रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक संरचना में अचानक परिवर्तन हो गया। वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में वहाँ एक सडन चेंजिंग हुआ, एक अचानक परिवर्तन हुआ। Though the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century. Through the
revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. जब रसिया रूस में जब क्रांति हुई और उसके बाद रूस में जब एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्थापना हुआ व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, जब वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो उससे अन्य यूरोपीय देश को भी प्रेरणा मिला और रसिया की यह जो विचारधारा थी, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा, यह एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई। 20th सेंचुरी का एक पावरफुल, एक सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल यानी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारधारा बन गई और अन्य यूरोपीय देशों को प्रभावित किया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स मीन्स उदारवादी, रेडिकल्स मीन्स अतिवादी और कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी। I have already explained what are the differences between liberals, radicals and conservatives. One of the groups which look to change society were the liberals. समाज का वह वर्ग जो समाज में परिवर्तन चाहता था लिबरल कहलाता था। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। जो लिबरल थे वह एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना हो। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. उस समय यूरोपीय देशों में एक खास धर्म के लोग जिनकी संख्या मेजोरिटी में होती थी वे सिर्फ अपने धर्म को फेवर करते थे और दूसरे धर्म से नफरत करते थे। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। ये सब इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन ये सब कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। लिबरल आल्सो अपोज दी अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, लेकिन लिबरल जो थे वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वे चाहते थे कि सरकार के विरुद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए, मतलब सरकार से लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को इंडिविजुअल राइट्स यानी उनको व्यक्तिगत अधिकार दिए गए। दे आर गुड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रतिनिधि गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का वो डिमांड करते थे लिबरल लोग। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वे चाहते थे जनता की चुनी हुई संसदीय सरकार हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उसके मेंबर जनता के द्वारा, पार्लियामेंट के मेंबर जनता के द्वारा चुने गए हैं। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय ए वेल ट्रेंड जुडिशरी, और एक न्यायपालिका हो जो जनता को न्याय दे सके। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स, और वो न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उस पर किसी शासक का, रूलर का या ऑफिशियल किसी अधिकारी का कोई दबाव या प्रेशर न हो, वो बिल्कुल किसी शासक या अधिकारी के दबाव से या उसके प्रेशर से स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से वह न्याय का कार्य कर सके, निष्पक्ष रूप से लोगों को न्याय दे सके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गवर्नमेंट के दबाव के, बिना किसी शासक के दबाव के, बिना किसी अधिकारी के दबाव के, वह स्वतंत्र रूप से फैसला कर सके, न्याय कर सके, यानी कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, इसके बावजूद भी जो लिबरल थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो लोकतांत्रिक लिबरल लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, जबकि वो राइट टू वोट को भी समर्थन करते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में विश्वास करते थे, जनता की चुनी हुई सरकार चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। फिर उनको डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे और ऐसे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना ओन प्रॉपर्टी न हो और जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो, ऐसे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को भी वोट देने का वो अधिकार नहीं देते थे। इसीलिए लिबरल लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं कहा गया।
दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे और ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना ऑन प्रॉपर्टी न हो और जो गवर्नमेंट को टैक्स न देते हो। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर द, वो महिलाओं को वोट नहीं देने का अधिकार देते थे और वो ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना प्रॉपर्टी न हो। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। इसके विपरीत जो रेडिकल जो थे माने अतिवादी, ये एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां पर बहुसंख्यक जनता की सरकार है। जिस सोशल ग्रुप के लोग किसी नेशन में, किसी राष्ट्र में मेजोरिटी में है, जिस सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह के लोग किसी नेशन या राष्ट्र में मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक है, शासन उन्हीं का होना चाहिए। यह विचारधारा रेडिकल लोगों का था। मैनी सपोर्टेड वीमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट, इन्होंने महिलाओं के आंदोलनों, अधिकारों के लिए जो आंदोलन थे उनको समर्थन भी किया रेडिकल लोगों ने। ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ये जो है जमींदारों और कारखाना मालिकों को जो जन्म से जो मिली हुई सुविधाएं थी उसका ये विरोध करते थे रेडिकल लोग। दे वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, लेकिन वो चाहते थे कि संपत्ति का संचय कोई न करे और संपत्ति जो है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो, बल्कि वो संपत्ति जो है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, वो देश की जनता के बीच, देश के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में वो नेशनल प्रॉपर्टी जो है, राष्ट्रीय संपत्ति, वो कॉन्सेंट्रेट न हो, केंद्रित न हो। नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। इसलिए वो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे। कौन? रेडिकल्स लोग। कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू रेडिकल्स and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for change. कंजर्वेटिव लोगों का जहां तक सवाल, हेलो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री has been completed by me. You are the students of class 9 and the first chapter of history of class 9. Name of the chapter was French Revolution. Had been completed. And now I am going to start second chapter, history subject class 9. Second chapter, the name of second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. You can see here. This is the second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में समाजवाद, एंड द रशियन रिवोल्यूशन, और रशियन रिवोल्यूशन मीन्स रूस की क्रांति। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन मीन्स यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। द एज ऑफ सोशल चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज मीन्स सामाजिक परिवर्तन का युग।
In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं एक शक्तिशाली विचारधारा के बारे में, और वह शक्तिशाली विचारधारा था स्वतंत्रता की विचारधारा और समानता की विचारधारा, आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ इक्वलिटी, एंड दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रांस की क्रांति के बाद यह विचारधारा पूरे यूरोपीय देशों में फैल गया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। फ्रांस की क्रांति ने उन सारी संभावनाओं को खोल दिया जिसमें यूरोपीय देशों के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता था और फ्रांस के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो सकता था। तो सारे परिवर्तनों की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 18th सेंचुरी के पहले जो समाज जो था, फ्रांस का समाज या यूरोपीय देशों का समाज, वह अलग अलग सोशल ग्रुप में बटा हुआ था। Divided into state and order, and it was the aristocratic and church which control economic and social power. और उस समय जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो लोग थे, जो वेल्दी और एजुकेटेड लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उनका और चर्च में जो प्रीस्ट यानी फादर लोग जो थे, पादरी जिनको हम लोग कहते हैं, उनका जो है इकोनॉमिक पर यानी फ्रांस की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर और वहां की सोशल पावर, सामाजिक शक्तियों पर उनका नियंत्रण था। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन क्रांति के बाद इनका वर्चस्व, इनका जो डोमिनेशन था, इनका जो कंट्रोल था इकोनॉमिक सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमिक के ऊपर, वो कंट्रोल में परिवर्तन हुआ, वो नियंत्रण में परिवर्तन हो गया। ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग और चर्च में जो क्लर्जी क्लास के लोग थे, इनका जो देश की अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था पर और समाज पर जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल कमजोर हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद। वो उनका नियंत्रण नहीं रहा। इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। और अचानक जो है फ्रांस की क्रांति के बाद ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. विश्व के विभिन्न भागों में, जिसमें यूरोप और एशिया शामिल हैं, new ideas about individual rights and who control social power began to be discussed. तो व्यक्ति के अधिकारों की नई विचारधाराएं एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड।
व्यक्ति की अधिकारों की विचारधाराएं जैसे इंडिविजुअल राइट्स के संबंध में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब इंडिविजुअल राइट्स के अंतर्गत आता है। राइट टू लाइफ, ये सब इंडिविजुअल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो इन अधिकारों को प्रदान करने की बात होने लगी। और कौन जो है समाज को नियंत्रित करेगा, सोसाइटी को नियंत्रित करेगा, इसके लिए भी नई विचारधाराएं यूरोपीय और एशियन देशों में नई विचारधाराएं आने लगी। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेट्स द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। फ्रांस की क्रांति से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के विषय में जो विचारधारा यूरोपीय देशों में फैला था, वो एशियाई देशों में भी फैल गया। भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो जैसे सोशल रिफॉर्मर और थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर पैदा हुए, और इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर्ड होकर और आइडिया ऑफ लिबर्टी को और डेमोक्रेटिक राइट्स को भारत जैसे देशों में लागू करने की बात है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। ये औपनिवेशिक देश, जो किसी खासकर एशिया अफ्रीका के देश जो यूरोपीय पावर्स के गुलाम थे, इंग्लैंड फ्रांस जैसे देशों के गुलाम थे, इन औपनिवेशिक देशों में, इन कॉलोनी कंट्री में भी ये आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। अब यह सामाजिक परिवर्तन का कारण बना इन देशों में। नॉट एवरीवेयर इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सिर्फ यूरोप, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। न सिर्फ यूरोप का हर एक व्यक्ति समाज में एक परिवर्तन चाहता था। Responses varies from those who accepted that some changes was necessity but wished for a gradual shift to those who wanted to structure society radically. वो समाज का ऐसा वर्ग जो परिवर्तन को धीरे धीरे, जो ये चाहता था कि समाज में तो परिवर्तन हो, परंतु धीरे धीरे, और वह भी चाहने लगे कि एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण हो। सम वेयर कंजर्वेटिव, खास तौर से मैं कंजर्वेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पहले सोशल चेंजिंग के विरोधी थे, जो किसी भी प्रकार के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजिंग के विरोधी थे, जो मोनार्ची सिस्टम में विश्वास करते थे। ऐसे कंजर्वेटिव्स वेयर पीपुल हु ट्रस्टेड इन मोनार्ची सिस्टम एंड हु डिडंट वांट एनी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंज। दे बिलीव्ड इन ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कल्चर एंड ओल्ड कस्टम। दोज पीपुल वेयर कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो ऐसे लोग मोनार्ची सिस्टम में विश्वास करते थे, प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाजों में विश्वास करते थे, और ये किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। What did these terms really mean in the context of time? What separated these strands of politics and what linked them together?
We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. अब मैं बात कर रहा हूं लिबरल्स का. Liberals were against monarchy system. They was in the favor of one nation state, and they wanted a republican country. Liberals were those persons who wanted a republic country. They were against monarchy system, and they also were in the favor of universal adult franchise, but on certain conditions. As far as the matter of radical, they wanted a sudden change in the society. The radicals wanted a sudden social, political and economical change in the society. These were the differences between conservatives, radicals and liberals. We will look briefly at some of the important political traditions of late 19th century and see how they influence change. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. हम लोग इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं के विषय में अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने परिवर्तन को प्रभावित किया. और इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं पर, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर विच देयर वेयर अटेम्प्ट ऑन ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिससे समाज में एक सडन चेंज हुआ, एक अचानक परिवर्तन हुआ. और उस ऐतिहासिक घटना को पढ़ने के लिए हमें रशियन रिवॉल्यूशन की घटना को पढ़ना होगा. और रशियन रिवॉल्यूशन की घटना से हम जानेंगे कि किस प्रकार से रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक संरचना में अचानक परिवर्तन हो गया. वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में वहाँ एक सडन चेंज हुआ, एक अचानक परिवर्तन हुआ. Though the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. जब रूस में जब क्रांति हुई और उसके बाद रूस में जब एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्थापना हुआ, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जब वहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई, तो उससे अन्य यूरोपीय देश को भी प्रेरणा मिला. और रशिया की यह जो विचारधारा थी, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा, यह एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई. 20th सेंचुरी का एक पावरफुल, एक सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल यानी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारधारा बन गई और अन्य यूरोपीय देशों को प्रभावित किया. लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. लिबरल्स मीन्स उदारवादी, रेडिकल्स मीन्स अतिवादी और कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी. I have already explained what are the differences between liberals, radicals and conservatives. One of the groups which looked to change society were the liberals. समाज का वह वर्ग जो समाज में परिवर्तन चाहता था, लिबरल कहलाता था. लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. जो लिबरल थे वह एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना हो. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another.
उस समय यूरोपीय देशों में एक खास धर्म के लोग जिनकी संख्या मेजोरिटी में होती थी, वे सिर्फ अपने धर्म को फेवर करते थे और दूसरे धर्म से नफरत करते थे। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। ये सब इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये सब कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। लिबरल आल्सो अपोज दी अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, लेकिन लिबरल जो थे वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, वे चाहते थे कि सरकार के विरुद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए, मतलब सरकार से लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को इंडिविजुअल राइट्स यानी उनको व्यक्तिगत अधिकार दिए जाए। दे आर गुड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रतिनिधि गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का वो डिमांड करते थे लिबरल लोग। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वे चाहते थे जनता की चुनी हुई संसदीय सरकार हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई है, उसके मेंबर जनता के द्वारा, पार्लियामेंट के मेंबर जनता के द्वारा चुने गए हैं। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय ए वेल ट्रेंड जुडिशरी, और एक न्यायपालिका हो जो जनता को न्याय दे सके। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स, और वो न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उस पर किसी शासक का, रूलर का या ऑफिशियल किसी अधिकारी का कोई दबाव या प्रेशर न हो, वो बिल्कुल किसी शासक या अधिकारी के दबाव से या उसके प्रेशर से स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से वह न्याय का कार्य कर सके, निष्पक्ष रूप से लोगों को न्याय दे सके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गवर्नमेंट के दबाव के, बिना किसी शासक के दबाव के, बिना किसी अधिकारी के दबाव के, वह स्वतंत्र रूप से फैसला कर सके, न्याय कर सके, यानी कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, इसके बावजूद भी जो लिबरल थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो लोकतांत्रिक लिबरल लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, जबकि वो राइट टू वोट को भी समर्थन करते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में विश्वास करते थे, जनता की चुनी हुई सरकार चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे, फिर भी उनको डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे, और ऐसे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना ओन प्रॉपर्टी न हो और जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो, ऐसे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को भी वोट देने का वो अधिकार नहीं देते थे। इसीलिए लिबरल लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं कहा गया। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे और ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना ओन प्रॉपर्टी न हो और जो गवर्नमेंट को टैक्स न देते हो। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर द, वो महिलाओं को वोट नहीं देने का अधिकार देते थे और वो ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे जिनका अपना प्रॉपर्टी न हो। In contrast, radicals wanted a nation which government was based on the majority of a country's population. इसके विपरीत जो रेडिकल जो थे, माने अतिवादी, ये एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां पर बहुसंख्यक जनता की सरकार, जिस सोशल ग्रुप के लोग किसी नेशन में, किसी राष्ट्र में मेजोरिटी में है, जिस सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह के लोग किसी नेशन या राष्ट्र में मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक है, शासन उन्हीं का होना चाहिए। यह विचारधारा रेडिकल लोगों का था। मैनी सपोर्टेड वीमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट, इन्होंने महिलाओं के आंदोलनों, अधिकारों के लिए जो आंदोलन थे उनको समर्थन भी किया रेडिकल लोगों ने। ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ये जो है जमींदारों और कारखाना मालिकों को जो जन्म से जो मिली हुई सुविधाएं थी उसका ये विरोध करते थे रेडिकल लोग।
दे वे आर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, लेकिन वो चाहते थे कि संपत्ति का संचय कोई न करे और संपत्ति जो है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो, बल्कि वो संपत्ति जो है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, वो देश की जनता के बीच, देश के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में वो नेशनल प्रॉपर्टी जो है, राष्ट्रीय संपत्ति, वो कॉन्सेंट्रेट ना हो, केंद्रित ना हो। नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। इसलिए वो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे। कौन? रेडिकल्स लोग। कंजर्वेटिव्स वेयर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाउएवर, even conservatives had opened their minds to the need for change. कंजर्वेटिव लोगों का जहां तक सवाल